Dear students, today we should have to go through the cases of the pulley. आपके सिलेबस में पुली के दो केसेस दिए गए। उसमें पहला केस जो आपको नजर आ रहा है, देखिए क्या लिखा है, मोशन ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास पुली के दो केसेस हैं, या तो आपके दोनों मासेस क्या हो, वर्टिकल मूव कर रहे हो, या एक हॉरिजॉन्टल मूव करे और एक वर्टिकल। तो पहला केस हम कर रहे हैं व्हेन द टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। तो अब इसमें क्या होता है आपके पास, इसमें बेसिकली लेट्स सपोज दिस वन इज अ पुली. Let's suppose this one is pulley, and from this pulley there are the two bodies. This one is the body A, its mass is m1, and this one is body B, its mass is m2, connected by means of the string passing over this frictionless pulley. If the masses m1 and m2 are equal, then there will be no motion. आपको पता है क्यों? जब दोनों मासेस सेम होंगे तो दोनों पे जो फोर्स है, वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक्ट करेगी, वो सेम करेगी, एंड देयर विल बी नो मोशन। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो फिर क्या होगा, अगर m1 ग्रेटर होगा तो m1 विल मूव डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेशन g अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. If m1 is greater than m2, then the body A will move downward with the acceleration A. With the same acceleration, body B will move upward, and this motion will take place like this. So what will be the formula for the acceleration, and what will be the tension in that we are going to calculate. पुली के पहले केस में अगर m1 greater है m2 से, तो हम अगर आप बॉडी A को देखें, this one is under the action of the two forces. One is the weight W1 which is acting downward, other one is a tension in the string which is moving upward. अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, as the body A is moving downward, that means the weight is greater than the tension. That means the net force F1 is equal to W1 minus T. अगर टेंशन ज्यादा होता है तो हम लिखते हैं T minus W1. So we know that according to the Newton's second law, F1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, M1A is equal to weight किसके बराबर होता है, M1G minus T. Let's suppose this is equation number 1. So that one is the फोर्स रेजोल्यूशन ऑन द बॉडी ए. बॉडी बी में अगर आप देखें तो यहां पर बॉडी बी के अंदर आपके पास एक जो आपके पास फोर्स है उस पे वेट है W2 है जो डाउनवर्ड है, और दूसरा टेंशन है T अपवर्ड है. आपके जहन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि W1 लिखा, W2 लिखा, लेकिन T दोनों जगहों पे सिर्फ T क्यों लिखा, स्ट्रिंग सेम है, सो टेंशन विल बी द सेम. अब अगर देखा जाए बॉडी बी को, तो इट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन A. दैट मींस tension is greater than weight W2, that's equal to net force F2. हमें पता है according to second law F2 किसके बराबर है, M2A के, that's equal to T minus M2G. This is equation number 2. If we add the equation 1 and 2, we will get M1A is equal to M1G minus T. क्या किया हमने, add equation 1 and 2. So M2A is equal to क्या था, T minus M2G. इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा M1A प्लस M2A is equal to T में कैंसिल होगा M1G माइनस M2G. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में देखा जाए, अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इसमें अगर कॉमन निकाल लिया जाए, ए कॉमन है, बाकी क्या बचा, M1 प्लस M2, और यहां पे क्या है M1G माइनस M2. इसमें से अगर G को कॉमन निकाल दिया जाए, सो M1 माइनस M2 और कॉमन आ गया G. सो A किसके बराबर हो गया, M1 minus M2G divided by M1 plus M2. So this is the expression for the acceleration.
when the two bodies are connected by means of a string. याद रखिएगा इसमें हम दो चीजें ड्राइव कर रहे हैं, दो फार्मूले, एक एक्सीलरेशन का और दूसरा आपके पास आएगा टेंशन का। तो एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए हमने क्या किया, जो दो इक्वेशन थी फोर्स की उन दोनों को हमने ऐड किया और एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या बना, A इज इक्वल टू m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसी तरह से अगर आपको मालूम करना हो आपके पास फार्मूला टेंशन का, टू फाइंड द टेंशन डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 आपने देखी थी, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन 1 आपके पास थी डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 आपके पास थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। इसको डिवाइड करें इक्वेशन 2 से, m2a इस तरफ डिवाइड करेंगे, यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, t माइनस m2g। तो a में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पे है a m1, आपके पास यहां पर है m1 t माइनस m2g और यहां पे m2 उस तरफ जाएगा इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय m1g माइनस t। डियर स्टूडेंट्स, टेंशन फाइंड करने के लिए अब अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां पे आपके पास आ गया m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। टेंशन मालूम करना है, टेंशन वालों को एक तरफ कर दिया, m1t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2g ऑलरेडी हमारे पास था और ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m1 m2g। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, t इज अ कॉमन, बाकी क्या बचा, m1 प्लस m2 बचा, यहां पे दोनों एक जैसे, दैट मीन्स 2m1 m2g। यहां पे t को आपने ए रहने दिया, t इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2m1 m2g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन। तो आपके पास पुली में दो चीजें आ गई, एक एक्सीलरेशन का फार्मूला जो आपने ड्राइव किया, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दूसरा टेंशन का t इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द पुली। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड केस की तरफ आ रहे हैं, पुली का सेकंड केस। इसमें आप देखें व्हेन द टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग passing over a frictionless pulley, one body moves vertical while the other moves horizontal। इसके अंदर अगर आप देखा जाए फिगर में, अगर आप देखें यहाँ पे, let's suppose this one is the surface, this one is the pulley, and a body is placed on this one, and this string is passing over this one. Let's suppose this one is the body A, which is moving vertical. Its mass is m1 with the acceleration a, and this one is the body B. Its mass is m2 and it's placed on a surface. So in the same case, जैसे हमने पहले कहा था, body A is moving downward while the body B is moving horizontally। याद रखिएगा उसमें शर्त थी कि m1 जिसका मास ज्यादा था वो डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन है, इसमें m1 किसको कह रहे हैं, उस बॉडी के मास को कह रहे हैं जो वर्टिकल मूव कर रहे हैं, m2 किसको कह रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। इसमें ये शर्त नहीं है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, इट्स नॉट नेसेसरी। और डिपेंड किस पे करता है, सरफेस की फ्रिक्शन पे भी। देखो किस तरह से, लेट सपोज व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉडी A, इट्स अंडर द एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, वन इज द वेट W1 which is acting downward, other one is the tension acting upward। अगर यहां पे आप देखें द फोर्स ऑन अ बॉडी ए, अगेन दो फोर्सेस हैं, एक वेट जो डाउनवर्ड है और दूसरी टेंशन है अलोंग द स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हेन इट्स मूविंग विद एक्सीलरेशन ए इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स F1 is equal to W1 minus T। सो F1 किसके बराबर हो गया, M1A, दैट्स इक्वल टू M1G minus T। सेम उसी तरह से दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन अगर यहां पे आप बॉडी B को देखें, it is under the action of the three forces. One is the weight W2 which is acting downward. Other one is the normal reaction of the surface acting upward. And the third force is the tension in a string
that's acting along the string in a horizontal direction. अब यहां पे अगर आप देखें, as the body is moving in a horizontal direction, that means there's no net force in a vertical direction. It means normal reaction R is equal to W2. They are balancing each other. That's why R is equal to weight क्या हो जाएगा M2G. So this one is the formula for the normal reaction of the surface on a body which body is moving horizontally. अब अगर इस तरह से हम जो बॉडी में मोशन है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करे वो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रही है, दैट मींस दैट वन इज F2 व्हिच इज इक्वल टू दिस, देयर इज ओनली द सिंगल फोर्स, दैट वन इज द टेंशन T. सो ये आपके पास क्या हो जाएगा M2A इज इक्वल टू T. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. आपको याद होगा यहां पे हमने इक्वेशन 1 और 2 जो की, टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी. इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, m2a इज इक्वल टू टी. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू टी. टी में कैंसिल, m1g. इसमें क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g. सो a इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिस्टम व्हेन द वन बॉडी मूव्स वर्टिकल एंड द अदर बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टल. आपको याद होगा मैंने पिछले केस में भी आपको बताया था, दो चीजें हम मालूम करते हैं. एक आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, और दूसरा आप क्या मालूम करते हैं, आप इसका टेंशन. अगर टेंशन मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, ऐड के बजाय डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय 2. अगर इक्वेशन 1 आप देखें, इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी. राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा m2a डिवाइडेड बाय टी. सो a में कैंसिल. अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा m1t इज इक्वल टू m2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m1g माइनस टी से. तो बेटा यहाँ पे आप देखें m1t इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t. क्योंकि हमें टेंशन मालूम करना है तो टेंशन को इस तरफ ले आएंगे, रीअरेंज करेंगे, m1t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2g. इसमें t कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, m1 प्लस m2 दैट्स इक्वल टू m1 m2g. अब t को आपने यहीं छोड़ दिया, t इज इक्वल टू m1 m2g whole divided by m1 plus m2. So that's the equation for the tension in a string. I hope you have got this one. These are the two formulas that we have driven for the system of the pulley. पहले केस में क्या था, दोनों बॉडीज क्या थी, वर्टिकल मूव कर रही थी, उसमें आपने फार्मूला याद करना है बेसिकली, ए का भी और टी का भी. इसमें क्या था, एक हॉरिजॉन्टल थी दूसरी वर्टिकल थी, तो इसमें भी आपने फार्मूला यूज किया. अब नेक्स्ट आपके पास है इंक्लाइंड प्लेन. ऐसे कर प्लेन की बात की जाए 2 डायमेंशन ख्याल से, जैसे आपका ये क्या है, बोर्ड आपका क्या है, ये प्लेन है, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस. यानी 2 डायमेंशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली प्लेन कहते हैं. अब प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन की बात हम करें, हम क्या लेते हैं बेसिकली, हालांकि हर प्लेन जो है वो इंक्लाइंड होता है. अगर 0 डिग्री की एंगल बनाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन, उसी इंक्लाइंड प्लेन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं. अगर 90 की एंगल बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं. लेकिन अगर 90 या 0 के अलावा कोई भी एंगल बनाए, लेट सपोज ये आपके पास एक, आपके पास फिगर में आप देखें, ये आपके पास एक प्लेन है जो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे इंक्लिनेशन बना रहा है थीटा. सो दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेन विच इज मेकिंग एन एंगल. अब अगर यहां पे किसी बॉडी को रखा जाए जिसका मास क्या है m, तो यहां पे आप अगर देखेंगे कि यहां पे एक तो फोर्स आपकी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे. दूसरा इसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट जो कि एंगल बना रहा है. अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगी तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगी, थीटा विद वाई एक्सिस. याद रखिएगा, वेट जो एंगल बना रहा है किससे, वाई एक्सिस के साथ. इसमें आपके पास एक और फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में.
तो आपने देखा यहाँ पे हमें तीन फोर्सेस नजर आएंगे, एक वेट जो डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस अलोंग दी upward perpendicular on the surface है, और दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है along the inclined plane in upward direction that resists the motion. अब अगर इसमें देखा जाए तो तीन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और वेट. वेट एक ऐसा वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है, दैट मींस इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. अगर इस वेट के दो कंपोनेंट्स मालूम करें तो एक यहाँ पे हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम क्या कहेंगे, Wx कहेंगे, और एक यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, Wy. आप देखें एंगल क्योंकि y एक्सिस के साथ है, जिसके साथ एंगल होती है उसके साथ cos थीटा था, इसका मतलब Wx किसके बराबर हो गया, Wx बराबर हो गया W sin थीटा के, और Wy किसके बराबर हो गया, W cos थीटा के. अभी वे कर देखें तो W का मतलब क्या है, वेट, वेट का मतलब है mg sin थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा mg cos थीटा. तो अब अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपके पास अब आप वेट को रिजॉल्व करने के बाद अब टोटल दो फोर्सेस आपकी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हैं और दो फोर्सेस आपकी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं. वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, दो, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या है mg cos थीटा. इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दैट मींस दे आर बैलेंसिंग. क्योंकि देयर इज नो मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई as there is no motion in a vertical direction, that's why r is equal to what, mg cos theta. याद रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, बेसिकली हमें ये फार्मूला ही ड्राइव करने, r is equal to mg cos theta. लेकिन अगर यहां पे बॉडी, अब आप आ जाए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दो फोर्सेस हैं आपके पास, सम ऑफ द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, एक तो आपके पास है mg sin थीटा और प्लस आपके पास क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन है तो यहां पे मैंने माइनस दे दिया. सो सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f हो गया. इसमें एक चीज जहन में रखने की है, जरूरी नहीं है fx या fy, फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो हमेशा बराबर किसके होती है, ma की. अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये जो नेट फोर्स है सिग्मा fx, पहला केस कर रहे हैं, सिग्मा fx इज इक्वल टू जीरो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जीरो. इफ देयर इज नो फोर्स दैट मींस देयर इज नो नेट फोर्स. तो यहाँ पे जीरो अगर रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f को इस तरफ लाएंगे तो f इज इक्वल टू mg sin थीटा. तो याद रखें कि अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mg sin थीटा. सो आपके पास ये था वर्टिकल एक्सिस का फार्मूला, और ये आपके पास सेकंड फार्मूला हमने ड्राइव किया, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mg sin थीटा. इन दो फार्मूले के बाद अगर एक और चीज हम देखें, अगर बॉडी मूव कर रही हो डाउनवर्ड, इफ द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन a, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, अभी हमने कहा था fx इज इक्वल टू सिग्मा fx इज इक्वल टू क्या था, mg sin थीटा माइनस f था. अगर बॉडी, ये सेकंड केस कर रहे हैं, अगर बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन दैट मीन्स सिग्मा fx इज इक्वल टू ma. आप fx इज इक्वल टू f cos थीटा वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स किसकी, जो मोशन प्रोड्यूस कर रही है. तो अगर इसकी जगह पे रखा जाए ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा अपॉन m माइनस f अपॉन m. ये mm में कैंसिल होएगा, a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस f अपॉन m. So this is the formula for the acceleration when the body is moving along the inclined plane in a downward direction. हाँ, अगर एक और केस की बात करें, अगर ये जो सरफेस है आपका इंक्लाइंड प्लेन का जो सरफेस है, अगर वो स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस समझे, स्मूथ सरफेस उसको जैसे फ्रिक्शन जीरो हो, तो फिर ये सी सेक्शन में अगर सरफेस जो है, अगर आपका सरफेस क्या है, स्मूथ है, स्मूथ होने का मतलब क्या है, स्मूथ होने का मतलब क्या है, F इज इक्वल टू क्या, जीरो. तो अभी आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू क्या था, G sin थीटा माइनस F अपॉन m. अगर F की जगह पे जीरो रख दिया जाए सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G sin थीटा. सो दिस इज द फार्मूला for the acceleration produced on an inclined plane when the body is moving without friction, that means on a smooth surface. So that was the inclined plane.
नेक्स्ट आपके पास टॉपिक अगर हम देखें तो आपके पास है इम्पल्स क्या है. When a large force works on a body for a very small time interval, it is called the impulsive force or impulse. An impulsive force does not remain constant but changes first from 0 to maximum and then from maximum to 0. In such case, we measure the total effect of the force. Impulsive of a force या impulse होता क्या है? Is a measure of the total effect of the force. Impulse is a vector quantity and its direction is the same as that of the force. इसके बाद इसका डायमेंशन क्या है? Impulse देखो, impulse की हम बात करें तो that's equal to force into time. तो आपके पास यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा. आपको याद होगा न्यूटन सेकेंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ द मोमेंटम. समटाइम्स एमसीक्यूज आता है कि इंपल्स हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मोमेंटम. इसके साथ साथ इसका डायमेंशन भी वही होता है जो कि आपके पास किसका होता है? मोमेंटम का. मींस मोमेंटम का आपको याद होगा. इसका डायमेंशन कैसे मालूम करें हम? न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड एक सेकंड कैंसिल. दैट मींस किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स. अगर डायमेंशन रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? इंपल्स का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? ml पावर -1. सो दैट वन इज द डायमेंशन ऑफ, दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? द डायमेंशन ऑफ इंपल्स. इसी तरह से इसके यूनिट की बात करें तो अभी हमने कहा न्यूटन सेकंड भी हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं. और अगर सीजीएस सिस्टम में इसको ले लें तो आपके पास क्या हो जाएगा? डाइन सेकंड और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. डियर स्टूडेंट, इंपल्स के बाद नेक्स्ट आप देखें मोमेंटम क्या है. द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम. या आप कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ द मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Its direction is the same as that of the velocity. So its unit is kilogram मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड. अब देखें इस मोमेंटम को किससे शो करते हैं? लीनियर मोमेंटम की बात करें बेसिकली हम. P इज इक्वल टू mv के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर मास का यूनिट देखा जाए तो क्या है? किलोग्राम है. वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड. तो बेस सिस्टम में यही यूनिट है. लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे अगर इसको मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूं सेकंड में, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? टू कन्वर्ट इनटू कलेक्टिव यूनिट मींस न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए. तो अगर यहाँ पे आप देखें किलोग्राम मीटर, ये सेकंड इनटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड. हमें पता है ये पूरा किसके बराबर होता है? न्यूटन के. सो यू कैन राइट हियर न्यूटन सेकंड. इसका मतलब है मोमेंटम के, मैं पहले भी बता चुका आपको, दो यूनिट्स की हम बात करते हैं, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दोनों ही किसमें? एसआई सिस्टम में. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप देखें लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें वर्ड यूज हुआ आइसोलेटेड. मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम. सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. If there is no external force applied to the system, then the total momentum of that system remains constant. इसका मतलब है अगर दो बॉडीज हों, लेट्स सपोज दो बॉडीज हैं, एक बॉडी जिसका मास क्या है? m1, वेलोसिटी क्या है? लेट्स सपोज u1 है, और दूसरी बॉडी जो है यहीं पे m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? u2 है. आकर आपस में अगर टकरा जाएं, अगर आपस में टकराएंगी तो मास तो सेम रहेंगे लेकिन इसकी वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो जाएंगी. चेंज होकर इसकी m1 की वेलोसिटी क्या बन गई? v1, और इस m2 की वेलोसिटी क्या बन गई? v2. तो अब टोटल मोमेंटम इसका टकराने से पहले क्या हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2, ये पूरे इन दोनों का मोमेंटम दैट्स इक्वल टू, टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 और प्लस इसका क्या हो गया? m2 v2. सो द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू the total momentum after collision. This is known as the law of the conservation of momentum. ये जो दो बॉडीज जब इंटरेक्ट करते हैं, आपस में टकराती हैं, टकराने के दौरान इनकी वेलोसिटीज चेंज होती हैं लेकिन टोटल मोमेंटम क्या रहे? कंजर्व रहे. उसके अलावा उसमें एक और चीज होती है, जाहिर है काइनेटिक एनर्जीज भी चेंज होती है. जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करें
और उसके दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी टकराने से जो टोटल पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर हो किसके, टकराने के बाद की टोटल एनर्जी के बाद, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, एक बात। दूसरा क्या था इसमें, मोमेंटम जो टकराने से पहले था उतना ही टकराने के बाद भी सेम रहे। तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन देखें क्या है, the collision in which the momentum as well as the kinetic energy of a system remain constant is called elastic collision. Inelastic collision क्या है, the collision में momentum तो same रहे लेकिन kinetic energy अगर change हो जाए, the collision of the bodies in which the momentum is conserved but the kinetic energy is not constant, then the collision is known as inelastic collision. इसमें आपने दो फार्मूले बेसिकली याद कर लेते हैं। वो एक है कि टकराने से पहले सपोज करें दो बॉडीज हैं, एक बॉडी आपके पास है ए जिसका मास क्या है m1, स्पीड क्या है उसकी या वेलोसिटी क्या है u1, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, ये m2 है, इसकी स्पीड क्या है u2। अगर u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 ये जो आपके पास u1 है ये ग्रेटर है u2 के, तो ये ज़ाहिर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने से इसको आपकी क्या है टकराएगी इन वन डायमेंशन। टकराने से आपके पास क्या हो जाता है, वेलोसिटीज इसकी क्या हो जाती है चेंज, इसकी m1 u1 से चेंज होकर v1 बन जाती है, और ये इसका मास जिसका m2 था इसकी स्पीड u2 से चेंज होकर v2 बन गई। बेसिकली हम जो है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में दो फार्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं। v1 का फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट फार्मूला जो ये दो फार्मूला आपको याद कर लेने, क्या है v1 मीन्स टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आने के बाद क्या बन जाती है, v1 इज इक्वल टू व्हाट, m1 माइनस m2 u1 divided by m1 plus m2 and plus twice of m2 u2 divided by m1 plus m2. So this is the formula for the velocity of the body which is moving with the velocity u1 जो चेंज होकर v1 बन गई थी उसका फार्मूला है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरा फार्मूला देखें इसका सेकंड किसका, बॉडी 2 का, v2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा m2 माइनस m1, यहाँ पे u2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस वन इज दी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वेलोसिटीज जो चेंज होती हैं v1 का फार्मूला ये हो जाएगा और v2 का फार्मूला, ये दो फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। डियर स्टूडेंट्स, के बाद अगर हम कुछ इसके केसेस की बात करें तो पहला केस जो है कोलिजन का, इलास्टिक कोलिजन का, अगर लेट सपोज दोनों बॉडीज का मास क्या हो, सेम हो, मास क्या हो, सेम हो, मींस m1 इज इक्वल टू m2 की, तो फिर आपके पास v1 पहला फार्मूला, v1 का फार्मूला आपके पास क्या था, m1 माइनस m2 u1 divided by m1 plus m2 plus twice m1 u1 divided by m2 u2 divided by m1 plus m2। इसमें अगर वैल्यूज रखेंगे आप तो आप देखें यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू, दोनों का मास बराबर है, लेट सपोज m है, m माइनस m क्या हो जाएगा, 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m2 की जगह पे क्या आ गया m, यहाँ पे भी क्या आ गया m प्लस m हो गया। इसका मतलब है v1 इज इक्वल टू 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m हो गया, m में कैंसिल, 2 में कैंसिल, v1 इज इक्वल टू u2 हो गया, मीन्स वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो जाएंगी। अब दूसरी बॉडी के वाले से अगर आप v2 में देखें, अगर v2 का फार्मूला आप चेक करेंगे तो v2 का फार्मूला आपके पास क्या था, m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 फार्मूला था। इसमें भी आप m की वैल्यू रखेंगे, m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे m ये पूरा 0 हो जाएगा, m माइनस m करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फैक्टर 0, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2m u1 डिवाइडेड बाय 2m, ये भी कैंसिल, तो इसका मतलब v2 किसके बराबर हो जाएगा, u1 की। यानी बॉडीज आपस में वेलोसिटीज को क्या कर लेंगी, एक्सचेंज कर लेंगी। दैट वाज द फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर जो आगे बॉडी है वो किस में हो, रेस्ट में हो, जो अपनी दो बॉडीज की थी, बॉडी बी जो है जिसकी स्पीड क्या थी u2,
बॉडी यहाँ पे आ रही थी, बॉडी ए है, इसकी स्पीड क्या थी, u1 थी, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। अगर ये रेस्ट में हो उसका मतलब ये 0। दूसरा केस क्या है आपके पास, इफ u2 इज इक्वल टू 0 देन v1 का फॉर्मूला क्या होगा, v1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 और u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 और u2 की जगह पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। सो दैट मीन्स दिस विल बिकम होल बिकम 0। सो v1 का फार्मूला क्या बन गया, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द v1। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर v2 का फार्मूला आप ड्राइव करेंगे तो v2 का फार्मूला आपके पास याद होगा, v2 का फार्मूला आपके पास था m2 माइनस m1, u2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो v2 इज इक्वल टू, इसको 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर v2। ये कब, जब आगे वाली बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। उसके बाद केस 3 की तरफ अगर हम जाएं तो 3 केस 2 है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। कैसे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है। सपोज करें दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, एक का अगर 10 किलोग्राम है तो दूसरे का भी क्या है, 10 किलोग्राम है, और आगे वाली बॉडी रेस्ट में भी है, u2 बराबर 0 के। तो आपके पास v1 का फार्मूला अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर इसमें वैल्यूज रख दें, सो v1 इज इक्वल टू, अंडरस्टूड है, m1 और m2 दोनों की जगह पे m आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा तो 0 हो गया। यहां पे u2 आपके पास वो भी 0 है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0। दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पीछे से बॉडी आके टकराती है वो तो रेस्ट में आ जाएगी। अब अगर इसी तरह से v2 का फॉर्मूला हम मालूम करें, इस केस में v2 किसके बराबर हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे वैल्यू रख देखें, m यहाँ पे रखेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, प्लस 2m1 बचा u1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे m1 की जगह पे m रख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1। ये इस बात को साबित करा है कि आगे जो रेस्ट में थी, पीछे से बॉडी जो आके टकराई वो इसकी जगह पे रुक गई और आगे वाली बॉडी इसी स्पीड से चलना शुरू हो गई। सो दैट वाज द केस 3। हालांकि इनको रटने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही डेरिवेशन करने की जरूरत है, कि जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें से लिंक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से, अगर सपोज करें आगे वाली बॉडी रेस्ट में है और उसका मास बहुत ही कम है, जैसे आगे साइकिल खड़ी हुई है, पीछे से ट्रक आके टकरा जाए, दैट मीन्स m1 जो आगे वाली बॉडी है दैट इज लेस एंड लेस देन m2, सॉरी, अगर चौथे केस की बात अगर हम करें तो आगे वाली बॉडी जो रेस्ट में, इसका मतलब u2 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा, आगे साइकिल खड़ी है, पीछे से ट्रक आ रही है, इसका मतलब m1 इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन m2, अप्रोक्सीमेटली m2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर m2 0 के बराबर हो, मतलब ना होने के बराबर हो, तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे v1 का फार्मूला आपके पास क्या था, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइड m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो v1 इज इक्वल टू, देखिए m1, ठीक है जनाब, m1 आ गया, माइनस m2 की जगह, m2 बराबर किसके, 0 के, हाँ u1 आ गया, अपॉन m1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे u2 0 है तो इसका मतलब ये तो पूरा फैक्टर 0 ही हो जाएगा। अब अगर इसमें स्टूडेंट देखें तो v1 इज इक्वल टू आपका किसके बराबर हो गया, यहाँ पे क्या बचा, m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0।
सो v1 इज इक्वल टू m1, m1 में कैंसिल u1। इसका मतलब है जो पीछे से बॉडी आ रही, जो ट्रक आ रही थी, उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया, जो पहले थी वही रही। हाँ, दूसरी बॉडी का क्या हुआ, सेकंड बॉडी आपकी जो, उसका क्या हुआ, उसकी वैल्यू, उसका फार्मूला क्या था, v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस m2। दूसरी जो बॉडी पीछे से आ रही थी v2, उसका फार्मूला क्या बनेगा, m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि मासेस भी सेम है, u2 भी जीरो है, ये तो पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m2 जीरो है, इसका मतलब क्या बचा, m1, ये कैंसिल। सो v2 इज इक्वल टू 2u1। ये बात साबित कर रही है कि जो आगे वाली बॉडी रेस्ट में थी, पीछे से जब टकराएगी तो जो पीछे वाली बॉडी टकराती है उसकी डबल स्पीड के साथ वो आगे मूव करना शुरू कर देगी। पीछे ट्रक आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये साइकिल रेस्ट में, तो जैसे ही टकराएगी साइकिल 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर देगी। सो उसके बाद नेक्स्ट केस और लास्ट केस आपका, इसका फिफ्थ केस अगर आप देखें, वो कह रहा है कि अगर जो आगे ट्रक खड़ी हुई पीछे से साइकिल आ रही है, इसका मतलब है u2 is equal to 0 और m1 is less and less than m2, that means m1 is approximately equal to what, 0। अब अगर आप देखें तो v1 is equal to क्या था आपके पास, m1 minus m2 u1 divided by m1 plus m2 plus twice m2 u2 divided by m1 plus m2। अगर इसमें मैं वैल्यू रख दूं, v1 is equal to m1 की जगह पे 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 0 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 और प्लस u2 0 है, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो 0 ही हो गया। सो अब आप अगर इसको चेक करें तो v1 किसके बराबर जाके बना आपका, v1 इज इक्वल टू माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m2। सो m2 में कैंसिल, v1 इज इक्वल टू माइनस u1। इसका मतलब है जो पीछे से साइकिल आ रही थी ट्रक से टकरा के वापस रिवर्स, माइनस किसको शो कर, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह से अगर आप बॉडी 2 जो ट्रक खड़ी हुई थी उस पर क्या असर पड़ा, सो v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो v2 इज इक्वल टू, यहां पे आप अगर रखेंगे, आपके पास देख रहे थे m2 क्या था, अभी तक ये 0 था, तो इसका मतलब है आपके पास u2 0 है, इसका मतलब ये तो पूरा फैक्टर 0 ही हो गया। प्लस यहां पे अगर आप देखें आपके पास m1 क्या था, 0, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। सो v2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ट्रक वहीं पे खड़ी रहेगी, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो दैट वाज दी इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन।